हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। हाँ भाई, क्या हालचाल सभी के, कैसे हैं सभी? वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, बढ़िया, सब मस्त मजे में। नदी पूरा आ गई तुम्हारे यहाँ की? चलिए, हरिओम सर आपके रिलेटिव है क्या? कौन से हरिओम सर बेटा? हाँ, तो अब हम करते क्लास की शुरुआत। लेक्चर नंबर 2। आज की क्लास में हमें क्या करना है? पिछली क्लास में हमने विद्युत आवेश पे चर्चा करी थी, तो विद्युत आवेश पर ही हमें और थोड़ी बहुत बातें करनी है। विद्युत आवेश पर ही लेकर हमें कुछ न्यूमेरिकल करने होंगे जो उसके क्वांटीकरण सिद्धांत पर आधारित थे। ये आवेश का क्वांटीकरण जो हमने पढ़ा था उस पर न्यूमेरिकल करने हैं हमें। इसके अलावा आज की क्लास में हम कूलम का नियम पढ़ेंगे और साथ ही साथ आवेशन की विधियां भी पढ़ने वाले हैं। तो ये दो बेसिक सी बातें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कूलम का मतलब आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, फिर कूलम का नियम, कूलम के नियम का बेसिक आज देख लेंगे। कल की क्लास में कूलम के नियम पे उदाहरण होंगे। मतलब देखो, एक्चुअल में ये वाली बात मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों ने क्लास 11th नहीं पढ़ी हो या 11th थोड़ी बहुत कच्ची पढ़ी हो, तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें क्लास 11th का थोड़ा यूज आता है, क्योंकि कूलम का नियम पढ़ेंगे हम तो बल परिमाणी बल निकालते आना चाहिए हमें। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र भी पढ़ेंगे तो उसमें भी विद्युत क्षेत्र में सदिश आना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो यहां पर वो बच्चे फंस जाएंगे जिन्होंने क्लास 11 ढंग से नहीं पढ़ी है। बाकी उसके आगे फिर आने वाले चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सब इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है। चलो, हाँ, वो फिजिक्स की स्लाइड बेटा मैं डलवा रहा हूं, है ना। उसके अंदर मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बोले हैं डालने के लिए, तो वो क्वेश्चंस इंग्लिश में जिसके हिंदी हो रहे हैं तो वो आजकल में आपको मिल जाएंगे। चल, पहली बार सारे क्वेश्चन बन गए। अरे अभी तो अब बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे होमवर्क में, चिंता ना करो। चलिए, तो करते क्लास की शुरुआत। हमने क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा था, तो उसमें हमने ये बात देखी थी, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था हमने। जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात थी हमारे पास, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण हमने देखा था कि Q बराबर NE होता है। क्या होता है? Q बराबर NE होता है। स्मॉल क्यू भी लिख सकते, कैपिटल भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हमने देखा था कि किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा वह N इंटू ई के रूप में ही हो सकता है। अच्छा, और E का मान क्या है? E का मान जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, या हम इसका परिमाण लिखेंगे 1.6 न्यूटन के पावर -19 कूलम हमने लिख दिया। तो इसका मतलब यह हुआ, अब आगे बातें बोल रहा हूं, यह मैंने पिछली क्लास में इतना बोल दिया था, अब इसके आगे मैं बातें बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या क्या बातें हो सकती है, इसके आगे क्या क्या बातें हो सकती है। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आ गए सभी? हम क्लास की शुरुआत करें। बायोलॉजी की क्लास होगी? हाँ बेटा, बायोलॉजी की क्लास होगी, शाम को होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही सीक्वेंस में होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। चल, हाँ, पार्सर आए हैं बेटा, पार्सर की बेटी की तबीयत ठीक है। चलिए, तो अब हमने ये समझ में आया कि सर मेरे पास कोई भी एक वस्तु पर या किसी भी पिंड पर जो न्यूनतम संभव आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन का ही आवेश हो सकता है। मतलब मैं किसी भी वस्तु से इससे कम आवेश नहीं निकाल सकता। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे नंबर 1 पॉइंट, न्यूनतम संभव आवेश, न्यूनतम संभव आवेश का मान जो है, संभव आवेश E बरा न्यूनतम संभव आवेश E है ना। और E का मान कितना है?
ई है और ई का मान कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है। इससे कम आवेश संभव नहीं है किसी भी वस्तु पर या किसी भी पिंड पर। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते और भी कुछ दिलचस्प सी बातें करते। ये पहली इंपॉर्टेंट सी बात थी जो हमें पता होना चाहिए था। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से आवेश कम हो गया तो क्या आवेश संभव नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चलो मैंने बोला आपको आवेश का मान, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल से बात समझते हैं। मान के चलो मेरे पास आवेश, देखो अब कब मैं बोलूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से कम है, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी बातें पता होना चाहिए। क्या आप लोग बताएंगे यदि मैं बोल रहा हूं Q का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -20, क्या यह संभव है? Q का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, E का मान है, यहां -20 कर दी, तो क्या यह संभव है या नहीं है? क्या यह संभव है या नहीं है? क्या ये वैल्यू इससे छोटी है या बड़ी है? तो बेटा देखो ये ऐसा होता है ना कि अगर हमने बोला 10 की पावर 19, 10 की पावर 20, 10 की पावर 22, 1 तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं -19, -20, -21 बोल रहा हूं तो वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो इसमें अगर मैं यहां पर 1 रख लूं, वह 1 होना चाहिए ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है 0.6 इंटू 10 की पावर 0.16 इंटू 10 की पावर -20, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहां पे 1.6 ही रख रहा हूं और यहां पे 10 की पावर -20, -21, -22 या इससे बड़ी वैल्यू कोई भी ले ली, -30 तक कोई भी वैल्यू ले दी, तो यह आवेश संभव नहीं है। ये वाले आवेश कभी भी संभव नहीं होंगे क्योंकि ये छोटे मान है उससे, ठीक है। तो क्या बड़े मान संभव है? क्या बड़े में सारे मान संभव है? जैसे अगर मैंने बोला आपको Q बराबर 6.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम आवेश, क्या यह संभव है या नहीं है? क्या यह आवेश संभव है या नहीं है? हाँ भाई, क्या यह आवेश संभव है या नहीं है? यह है या नहीं है? तो क्या ये -18 बड़ा है -19 से? हाँ सर ये बड़ा है। ओके, तो अब ये संभव है या नहीं है कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम करेंगे Q बराबर NE, ठीक है। अब यहां पर Q की वैल्यू कितनी है? 6.4 इंटू प्लस माइनस नहीं लगाया, वो तो N की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है। ये वैल्यू हमें Q की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। आप सभी को छोटी सी एडवाइस, 16 का पहाड़ा याद कर लो भाई, है ना। 16 का पहाड़ा इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए क्योंकि 1.6 लिखा है यहाँ पे। तो 16 का पहाड़ा एक बार बोल दो यार भाई। हाँ 16 का पहाड़ा याद है सभी को? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, याद है? इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे क्या आएगा? हाँ 32, 48, 64, इसके आगे 80, चलो बहुत बढ़िया। इसके आगे 96, बस इतना तक ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतना ठीक है क्योंकि यही वैल्यूज रिपीट होती हुई हमें क्वेश्चन में नजर आएंगी। तो जैसे अगर यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां पर लिखा हुआ है 6.4, ओके, तो इस पद को नीचे लिया तो यह हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये होगी N की वैल्यू, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, ओके सर। अब देखिए ये -18 या -19, तो लिखा हुआ 64/16 इंटू, मेरे को पता है सर जब ये डिवाइड में होता है तो घात घट जाती है, तो -19 -18 या ऐसा समझ सकते हो -19 मतलब 1/, ये देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसे। क्या ये लिखा हुआ है 10 की पावर -19, तो 10 की पावर -19 को लिख सकता हूं मैं 1/10 की पावर 19। ये एक्चुअल में देखो, तू बस इतना समझ लो, तुम बस इतना समझो यार कि अगर तुम्हारे पास कोई ये चीजें बार बार रिपीट होगी इससे कैलकुलेशन तुम्हारे मुश्किल होंगे, ठीक है। तो आसान बना रहा हूं कैलकुलेशन, ध्यान से समझना। अगर आपके पास लिखा हुआ है 10 की पावर -18 बटे में 10 की पावर -19, तो ये बराबर है 10 की पावर 19 बटे में 10 की पावर 18 के। उल्टा कर दो, क्यों? क्योंकि ये पावर माइनस में तो ये नीचे चले जाएगा और ये पावर माइनस में तो ये और नीचे जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, नीचे वाला नीचे का नीचे ऊपर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? तो या ऐसा कर सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो, जो बेस्ट आपको लगे। ये कट कर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू सर 10 की घात
-18 + 19 मतलब 1 बचेगा, ये भी ये वही बचा, इसको काटोगे तो 1 बचेगा। तो यहां पर ये n की वैल्यू आ गई 40। क्या 40 n का मान संभव है? बिल्कुल सर, n का मान 40 संभव है, मतलब कि ये वाला आवेश संभव है। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आवेश संभव है या नहीं है, क्या सॉल्व कर सकते हो? क्या सॉल्व कर सकते हो? निम्न में से कौन सा आवेश संभव होगा या नहीं होगा? ठीक है, हाँ, n की वैल्यू 40 है, मतलब कि इसमें से 40 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, तभी इतना आवेश बना है। अच्छा चलिए, तो और कुछ क्वेश्चंस इस पे करवा देता हूं मैं। आपके सामने तीन आपको और क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा आवेश संभव है और कौन सा आवेश संभव नहीं है। 3 क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव नहीं है। जल्दी से बताएंगे कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव नहीं है। कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव नहीं है। ए पॉसिबल है, अच्छा, क्लास 12 कब चालू होगा? बेटा क्लास 12 2024 में चालू होगा। ए पॉसिबल है, बी और सी पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलिए, समय ऑलमोस्ट समाप्त होते हुए, ओके, हाँ भाई, तो पहले वाला संभव है या नहीं है? सब बहुत ही जोरों से बोल रहे कि सर संभव है, संभव है, संभव है, संभव है। तो ये लिख लेंगे हम Q बराबर NE। ओके सर, Q की वैल्यू दी है 0.32। क्या मैं सीधे कर दूं? Q बटा E जो होगा वो N के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 0.32 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये होगी N की वैल्यू। तो अब तुम इसे घुमा कर लिख दो जल्दी से। ये -18 है, -19 घूम गया ये, तो घूम कर कितना बना? अच्छा, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दूं तो 32 बटे में 16, यहां एक है, यहां पे 2 अंक है, तो एक 0 रह जाएगा और यह घूम कर बन गया 10 की घात 19 बटे में 10 की घात 18। तो देखो ये कटेगा, एक 0 बचेगा, वो 0 से 0 कट गया, यहां पर आ गया 4, तो यहां ओहो 4 नहीं 2 आएगा, तो यहां पर n की वैल्यू आ गई 2, मतलब कि यह संभव है ना, यह संभव है, यह संभव है, टिक लगा दिया गया। ओके, अब इसी प्रकार से अगर हम बी पार्ट देखें 0.64 × 10⁻20, अब इसमें बहुत सारे बच्चे खा गए हैं धोखा। उनको लगा सर -20, यू से सर -20 नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। बेटा ये 1 पॉइंट, मैंने अभी जोर देके बोला था 1.6 × 10⁻20 से छोटा नंबर होना चाहिए या -19 से छोटा नंबर होना चाहिए। यहां पर दिया हुआ 0.64। ओके, तो लेट अस सी क्या ये छोटा है या इसमें कुछ है गोलमाल। तो Q बराबर NE कर देंगे। अच्छा, तो ये हो जाएगा सर 6.4 इंटू 10 की पावर -20 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये होगा n की वैल्यू। देखते हैं सॉल्व करके, तो इसे ढुशुम करके फिर से हमने सीधा कर दिया, ये पॉइंट उड़ेगा, ये पॉइंट उड़ेगा, तो 64 अपॉन में 16 के आगे एक 0 और ये 10 की पावर 19 अपॉन में 10 की पावर 20। बस सर अब रुलाओगे क्या? इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कटेगा, एक 0 नीचे बचेगा, ये 16 कटेगा, ये हो जाएगा 4 बटे में 100, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे सर कि जैसे 10 की पावर -20 है तो 0.64 से 1.6, देखो 10 की पावर -19 से छोटा 10 की पावर -20 है और 0.64 1.6 से भी छोटा है, तो ये ओवरऑल जो होगा वह छोटा ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और एग्जैक्टली अब मैं इसे नहीं सॉल्व करने वाला हूं, यह भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहां पे 10 की पावर -21 लिखा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं रहेगा। अच्छा चलो एक बात बताओ यार,
अगर मैं इसमें और भी कुछ आगे पार्ट बनाता, मैंने बोला डी पार्ट, डी पार्ट। अब देखते हैं कितने बच्चे खा जाते हैं धोखा। 8 इंटू 10 की पावर, चलो थोड़ा डिफिकल्ट बनाते, 8 तो बहुत इजी हो गया। 7 इंटू 10 की पावर -18 कूलम आवेश संभव है या नहीं? 7 इंटू 10 की पावर -18 कूलम आवेश संभव है या नहीं? 7 इंटू 10 की पावर -18 कूलम आवेश संभव है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? संभव है? नहीं संभव है। अच्छा देख लेते हैं क्या बोला, कैसे करेंगे। क्वेश्चन में यही Q का मान दिया गया हमें, तो Q बराबर NE करेंगे सर, तो या Q बटे में E बराबर N कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा सर जी। ओके, ये जीरो उड़ेगा, एक जीरो ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर तो कोई जीरो नहीं है। 70/16 इंटू 10 के पावर 19 बटे में 10 के पावर 18, उल्टा कर दिया, घुमा दिया, जैसा भी मैंने आपको सिखाया। तो सर यहां पर बचेगा 700/16। क्या बचा? n की वैल्यू, n की वैल्यू बची 700/16। तो क्या 700/16 एक प्राकृत संख्या आएगी, हाँ या ना? क्या 700/16 एक प्राकृत संख्या होगी? क्या 700/16 एक प्राकृत संख्या होगी? अरे करो डिवाइड, करो डिवाइड, कितना आ रहा है? ओहो सर मुझे डिवाइड करते नहीं आता। किसके पहाड़े से कट सकता है सर? क्या मैं यहां पर सीधे 4 के पहाड़ से काट दूं? तो सर यहां पर 4 इंटू 4 16 होता है, यहां पर हो जाएगा 1 बचेगा आगे। अच्छा वैसे ये 4 से भी नहीं कटेगा है ना, तो यहां पर पहले तो सर 8 ले आओ आप, और इसका आधा कर दो, तो ये हो गया 350। क्या सही चल रहा है मामला? अच्छा वैसे कट सकता है ये, तो आगे आ जाएगा। अच्छा हाँ करके दो, ओके ओके, तो यहां पर बन जाएगा सर, ये हो जाएगा 175/4। तो 175/4 कितना आ रहा है? 43.75 आ रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये आएगा 43.7, हाँ बिल्कुल 43.75 आएगा। तो क्या ये n की वैल्यू संभव है? क्या ये n की वैल्यू संभव है? ये वैल्यू संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार से आप चेक करके बता सकते हो। क्लियर है मामला? चलो, तो और क्या हो सकता है सर इस पे? देखो इस पे ऐसे ही सवाल आएंगे, 90% सवाल ऐसे ही रहेंगे इस पे, ठीक है। एक और सवाल मेरे को आप बताओ कि क्या यह संभव है वैल्यू? अगर मैं लिखा 2/3, चलो नहीं, थोड़ा सा आसान बनाता हूं, पहले मैं आपके लिए डी पार्ट हो गया, इसका ई पार्ट करते हैं हम, ठीक है। मतलब इसी में आगे वैल्यू करते जाएंगे। अब हम इसमें सी तक दिया था, डी कर दिया, अब हमने ई बना दिया। मैंने आपको लिखा 6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम आवेश। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? मैंने आपको लिखा 5 इंटू 10 की पावर 5 कूलम आवेश। संभव है? मैंने आपको लिखा 2/3 कूलम। क्या संभव है? मैंने आपको लिखा 5.97 कूलम आवेश। क्या संभव है? इन चारों में से कौन से संभव है, कौन से संभव नहीं है? कौन से संभव है, कौन से संभव नहीं है? ई वाला संभव है, फर्स्ट वाला नहीं है। ओके, और कोई? ओनली ई वाला संभव है, एफ वाला नहीं है। हो मामला गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है। ये चारों ही आवेश संभव है। ऐसा कैसे हो गया सर? आप तो बोल रहे थे पॉइंट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, सारे आवेश संभव है। कैसे?
क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया 1.6 × 10⁻⁻19 से बड़ा। अच्छा, क्या ये 1.6 × 10⁻⁻19 बेटा ये जो चारों आवेश लिखे हुए ना ये 1.6 × 10⁻⁻19 से बहुत बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े आवेश है ये ऑलरेडी संभव है। जब भी आपको एक एसपी स्टार दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए, आपको क्वेश्चन में बोले कि यार 10⁻⁻11 10⁻⁻10 10⁻⁻9 या इससे बड़ी वैल्यू कोई भी हो तो यह संभव होंगे ही होंगे। क्यों 10⁻11 अगर -11 भी आया तो 10⁻⁻19 है, 10⁻11 मतलब कि 19 और 11 कितने का अंतर आ गया, यहां पर अंतर आ गया है सर 8 का, 10 की घात 8 मतलब अंक क्या आ गया 8 जीरो लग जाएंगे, तो वो तो वैसे ही संभव हो जाएगा। डेसिमल में आए या ना आए वो तो वैसे ही संभव हो जाएगा। सर इसमें तो बेटा ये क्यों संभव नहीं होगा, ये 5 × 10⁵ और ये तो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। भले ही आंसर डेसिमल में आ जाए लेकिन उसके आगे 10 की घात -19 और 10 की घात 5, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 19 और 5 मतलब ये -19/5, तो वो बटा मतलब वो प्लस में चले जाएगा और अगर 10 की घात 24 बना देंगे मतलब 24 जीरो आगे लगेंगे तो वो तो संभव हो ही जाएगा। अच्छा सर ये 2/3 कैसे संभव हो गया सर, देख 2/3 केवल कूलम लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मैं यहां लिख लूंगा Q बराबर NE, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1 नीचे आ गया 1.6 × 10⁻⁻19 लिखा हुआ है, तो -19 ऊपर जाएगा तो पलटेगा के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +19। तो यहां कुछ भी लिखा हो, ये एक और जीरो हटा दिया मैंने ना, तो 2/3 इंटू 16 और जगह 10 की घात 20। यार अगर यहां पर ये भले ही ये वाइस को सॉल्व करने पर भले ही पॉइंट में आंसर आ जाए लेकिन उसके आगे 20 जीरो लगेंगे, 20 जीरो, ये सोच 20 जीरो, अगर किसी के भी आगे 20 जीरो लग जाए तो मामला तो वैसे ही खत्म है। किसी के आगे 20 जीरो लग जाए तो मामला तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। और ये भी है, ये क्या है 5 पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5.97 अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर जाके 10⁻19 बन जाएगा। तो यार इतने सारे जीरो, ये डिवाइड करने पे कुछ भी आ लेकिन इतने जीरो लगेंगे तो वैसे ही वो पॉसिबल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बच्चा बोला कि सर एक और पार्ट करो ABCDEFGHIJKLM, तो एक ने बोला सर 2/3E होता तो क्या होता, 2/3E कितनों को लगता है 2/3E आवेश संभव है या नहीं है, 2/3E आवेश संभव है या नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है 2/3 कूलम, मतलब कि यहां पर सिर्फ कूलम में वैल्यू है तो उसको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 2/3E लिख दिया तो ये आवेश संभव है या नहीं है, ये संभव है या नहीं है। तो सर Q की वैल्यू है मेरे पास 2/3E और मुझे पता है Q बराबर NE होता है, तो Q/E बराबर होगा N के, तो Q की वैल्यू कितनी है 2/3E, E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, उसने तुझे मूर्ख बना दिया 2.3 लिखकर आगे E लिख दिया, मतलब इसके आगे 1.6 × 10⁻⁻19 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो E से E कट गया, यहां से 2/3 वैल्यू होगी, तो 2/3 वैल्यू होगी, तो यह तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। क्या सभी को बहुत ही जोरों से चमकता है, पॉसिबल है या नहीं है पता करने के लिए। ठीक है, ये कैसा डाउट है, फिजिक्स को हमेशा सर लोग पढ़ाते, मैम लोग क्यों नहीं पढ़ाती। भाई तुझे मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या, हाँ मैडम से पढ़ना अब तुझे, गजब, पढ़ाई लिखे पे ध्यान दे ले बेटा, सर मैडम में क्या रखा हुआ है देखो। हाँ ओके, और भी कुछ सवाल करते, एक और मजेदार क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना, जल्दी जल्दी बताओ। एक चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाने चाहिए कि इस पर 3.5 Nc का धनात्मक आवेश आ जाए, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ 3.5 Nc
ओहो सर, ये क्या है? नैनो कूलाम। क्या लिखा हुआ है? ये नैनो कूलाम लिखा हुआ है। तो यहां पर इसमें हमें क्या करना होगा सॉल्व करने के लिए? सर सॉल्व करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो Q बराबर n ही होता है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.5 या Q बाई E बराबर होगा n के, तो लिखा हुआ 3.5 इंटू 10 के पावर माइनस 10 के पावर 9 नैनो कूलम है, तो -9 अपॉन में 1.6 इंटू 10 के पावर -19। क्या आप लोग इसे सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या आप लोग इसे सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हो? ठीक है, आया समझ में? कितनी आ रही है वैल्यू? जल्दी से बता दो, डिवाइड कर लो। तो क्या आएगा यहां पर? सर ये ऊपर चले जाएगा, ये 0 से पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, तो आएगा 35/16 इंटू 10 के पावर 19/9। तो यार देखो, फिर से वही वाली बात है मैंने आपको जो सिखाई कि सर इसमें n की वैल्यू निकाले, मतलब ये आवेश संभव है नहीं संभव उसने नहीं पूछा, उसने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर हम इसे काट देंगे, 10 बचेगा, 10 की घात 10 आ जाएगा, तो 35/16 इंटू 10 की घात 10, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। 35/16 करके देखो कितना आ रहा है? 35/16 कितना आ रहा है? 2.1 आ रहा है क्या? 2.1। ओके, हाँ, क्योंकि 32 आ जाएगा, फिर सर 32 के आगे यहां पर 3 निकल जाएंगे, ठीक है, तो 2.1 लिख सकते हैं लगभग। 2.1 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे n की वैल्यू, ये मेरा आंसर है। क्या आंसर मेरे पास? 2.1 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, इसी में मेरे को एक और नया सवाल याद आया आगे बढ़ने से पहले। अगर आपको ऐसा पूछते कि ये बताइए, आपको क्वेश्चन में बोला ये बोर्ड वालों का फेवरेट सवाल है भैया, बोर्ड वाले इधर देख ले, है ना, वरना बाद में बोलेंगे सर बोर्ड के लिए भी तो पढ़ा दो, देख ले, बोर्ड वालों का फेवरेट सवाल है। वैसे ये बात आपको आधी नींद में भी याद होनी चाहिए। क्या? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब ये आपको याद रहेगा ना, तो इससे आप अपने जो दूसरे सवाल करो उसमें अंदाजा लगाकर आंसर कर पाओगे कितना होगा। ये तो मुझे लगता है जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, गिरी से गिरी हालत में, ये बात तो रटी भी होती है कि सर एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्यों बराबर होता है सर n है, और आपने बोला एक कूलम आवेश, तो 1/में E की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19। इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे? 19 ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा 19/में 1.6, तो ये पॉइंट उड़ाओगे बेटा, एक और पॉइंट ऊपर आ जाएगा, तो ये जाएगा 19 इंटू 10/में 16। इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, ये 10/में 16 करोगे तो डेसिमल में या 0 पॉइंट करके कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें से 0 उधार मांग लिया, तो मैंने कर दिया 100/में 16 इंटू 10 की घात 18। क्या करा? यहां से एक 0 ले लिया, तो क्या 100/में 16। अब इसको सॉल्व कर लेते, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? ये सॉल्व करने पर 6.25 आता है इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आप आधी नींद में भी याद रख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी बात, कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, ठीक है। तो जैसे अगर आपको अभी क्वेश्चन पूछा था कि 3.5 नैनो कूलम में, तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है अभी, लेकिन ऑप्शन होते तो आप डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते थे कि सर एक कूलम में 10 की घात 6.25 इंटू 10 की पावर 18 ही होते हैं। तो अगर मेरे पास ये 3.5 या नैनो कूलम में हुआ, तो नैनो कूलम में तो 10 की घात -9 गया, उसमें से 9 घटा लूं मैं, तो 9 घटाऊंगा तो मेरे पास आंसर जो है लगभग 10 की घात 9 के करीब में आना चाहिए। 10 की घात 9 या 10 की घात 10, जो बेस्ट उसके आसपास जो होगा वह हमारा आंसर हो जाता,
ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपको 1 कूलम के आवेश का मान याद रहता है तो। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्या? हाँ, ये वाला सवाल थोड़ा सा आसान कर लेते हैं पहले। चलो, हमें बोला है कि हमारे पास 1 ग्राम ठोस में 5 × 10⁻21 परमाणु है। यदि ठोस के प्रत्येक 0.01% परमाणुओं पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो ठोस द्वारा अर्जित आवेश क्या होगा? तो कितने परमाणु हैं? सर हमारे पास 5 × 10⁻21 परमाणु है। इसमें से 0.01% में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? कुल मिला के Q बराबर Ne के ऊपर कुछ नहीं होगा इस दुनिया में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास इतने परमाणु की संख्या है, तो यहां पर आवेश भी दिया है, तो अब हमें पता करना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले। देखो, आपको आवेश पूछा है इस बार, आपको E की वैल्यू पता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? तो हमें बोला है 0.01%। किसका? 0.01% ऑफ 5 × 10⁻21 है ना, 5 × 10⁻21 एटम में से निकाले गए हैं। तो कितना आएगा यहां पर? ये हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 0.01 अपॉन में 100 इंटू 5 × 10⁻21, और ये पॉइंट उड़ाऊंगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे। ये 2 जीरो क्या है? परसेंटेज वाले थे। तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो कट गए, 1 2 3 4 जीरो कट गए, तो हो गया 5 × 10⁻21 में से 4 जीरो कटेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 5 × 10⁻17, 5 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं। ये क्या आई है हमारे पास? एन की वैल्यू। क्या आई है हमारे पास? एन की वैल्यू। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, एन की वैल्यू। क्लियर है बात? ये क्या सभी को समझ में आया? एन की वैल्यू आई है हमारे पास। क्यों एन की वैल्यू आई है? क्योंकि ये 0.01% है, और किसका है? 5 × 10⁻21 का परसेंटेज है। कक्षा 6 का गणित। अब हमारे पास निकालना है क्यू की वैल्यू। तो क्यू बराबर होता है सर एन। तो एन आ गया है 5 × 10⁻17 इंटू 1.6 × 10⁻−19। तो कर लो इसे सॉल्व, तो ये हो जाएगा सर, यह है 16 इंटू 5 सर 80 होता है। 1 पॉइंट हटेगा तो 8 आ जाएगा। 8 × 10⁻−2। क्यों? 17 और 19 मिलकर -2 बना देंगे, -19 मिलकर -2 बना देंगे, या 0.08 कूलम में लिख सकता हूं। अब ये आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? ये आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तो बोला है परमाणु पर इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो ठोस द्वारा अर्जित आवेश। तो अगर किसी में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए है, वो पहले उदासीन था, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब क्या उसके पास प्रोटॉन ज्यादा बचे इलेक्ट्रॉन से? तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो सर जिसके पास से चले गए वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आंसर होगा ए, प्लस आवेश आएगा। क्या सभी को क्लियर है प्लस क्यों आया है? क्या सभी को क्लियर है प्लस क्यों आया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं। ठीक है, हाँ। तो अर्जित, अरे मूर्ख, एक बच्चा बोला सर अर्जित आवेश, तो अर्जित पूछा तो अर्जित आवेश पूछा है ना, कि उसके पास कितना आवेश आ गया है। अर्जित मतलब कितना आ गया है आवेश। तो क्वेश्चन में बोला गया था 5 × 10⁻21 परमाणु है हमारे पास, इसमें से 0.01% परमाणुओं पर एक इलेक्ट्रॉन, परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। वहां पे एक लिख लेना, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो ठोस पर अर्जित आवेश कितना आ जाएगा? मतलब यहां मेरे पास ठोस था, इससे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इस पे से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसके ऊपर आवेश क्या आएगा? तो सर इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। और कैसे निकाला? क्यू बराबर एन ही करा। एन की वैल्यू होगी 0.01% किसका?
5 गुणा 10 के घात 21 का, क्योंकि इतने थे, इसका 0.01%, तो इसको सॉल्व किया, 5 गुणा 10 के घात 21 आ गया। तो अब Q की वैल्यू निकालनी थी, N की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू आ गई, पूरा सॉल्व करके हम लेकर आ गए आंसर। ठीक है, मामला आगे बढ़े। अच्छा, 2 बच्चे की परेशानी, सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। नहीं बेटा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा इतना ही चलना पड़ेगा ना, क्योंकि चक्कर यह है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो थोड़े दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर जब 12वीं पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ने आएंगे, है ना। तब उनकी जिंदगी के बारे में सोचो, बेचारे उम्मीदें लगाए हुए थे। स्टार्टिंग में मूलभूत गणित पढ़ा था, फिर सोचा था कि अब अगली बार सब जब 12वीं पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ने आएंगे, तो उनको बुरा लगेगा ना ऐसा एकदम मैं एकदम फास्ट पढ़ा दूंगा तो। ठीक है, वो कितनी उम्मीदें थी उनके जीवन में। जून से कोर्स चालू हुआ है, एक कोर्स जुलाई में चालू हुआ है, तब से वो उम्मीद लगाए हुए बैठे थे 3-4 महीने से कि जब 12वीं चालू होगा तब मैं पढ़ने आऊंगा ना। मतलब ये ऐसा हुआ ना कि अगर आप 3-4 महीने से उम्मीद लगाए के बैठे थे कि जब वो आएंगे तब हम उनसे मिलने जाएंगे, और अगर मान के चलो तुम मिलने गए और तुम्हें भगा दिया तो तुम तो रोज मिल रहे हो, कोई भी बात नहीं। अच्छा, एक सवाल और कर लेते, चिंता ना करो। क्या होता है कि जो लोग अभी अभी आए हैं वो भी ज्यादा दिन थोड़े ना टिकेंगे वो भी थोड़े दिन के ही है, वो चेहरा देख के चले जाएंगे, तो थोड़े दिन बाद फिर अपन लोग फिर से ही बचेंगे। ठीक है, अपन लोग ही बचेंगे फिर से। चलो भाई, एक और सवाल। पढ़ो, सवाल पढ़ो। अरे मेरी शकल मत देख भाई, सवाल पढ़। देखा क्या बोल रहा है सवाल में? मजेदार सवाल में बोला है कि एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10 की घात 12 अल्फा कण हीलियम के नाभिक गिरते हैं। उस समय की गणना कीजिए जब इसमें 2 माइक्रोकूलम आवेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में? देखो भाई, मजेदार सवाल। हमारे पास एक गोला है और इस पे कृपा बरस रही है ना। वो एक बाबा थे ना जो कृपा बरसाते थे, आपके ऊपर कृपा बरसेगी। जो बाबा पुलिस पकड़ कर लेगी उनको भी, देखो। तो वैसे ही क्या होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की जगह कौन बरस रहा है? या कृपा नहीं बरस रही है ना, कृपा नहीं बरस रही है। अब कौन बरस रहा है? यहां पर आवेश बरस रहा है और अल्फा कण बरस रहे हैं। तो ये अल्फा कण बरस रहे हैं, तो यहां पर 2 माइक्रोकूलम अगर आवेश बरसेगा या 2 माइक्रोकूलम इसके ऊपर आवेश करना है तो कितने अल्फा कण बरसाने पड़ेंगे, ये पता कर लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो फिर से करेंगे Q बराबर एनी। क्या करेंगे? Q बराबर एनी। ओके सर, कितना आवेश लाना है? 2 गुणा 10 की घात -6। क्यों? माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, माइक्रो मतलब 10 की घात -6। ओके सर, एन की वैल्यू निकालनी है। अब है मजेदार सी बात, कौन मुझे बताएगा एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है ना। अब एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बरस रहे, यहां पर अल्फा कण बरस रहे हैं, अल्फा कण बरस रहे। तो यहां पर एक्चुअल में मुझे अगर ये निकालना है कि कितने अल्फा कण बरसे, कितने अल्फा कण बरसे। तो अल्फा क्या होते हैं? अल्फा कण बोला है हीलियम के नाभिक होते हैं। तो अगर हीलियम के नाभिक के बारे में आपको पता हो, कुछ जानकारी हो इस दुनिया में, तो इसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं। ये है हमारे पास हीलियम का कण या अल्फा कण बोलते हैं, हीलियम का नाभिक या अल्फा कण। तो इसके पास जो आवेश है वो 2e आवेश है। इसके पास जो आवेश है, एक के पास जो आवेश है वो 2e आवेश होगा। क्यों 2e होगा? कि 2 इंटू प्रोटॉन है, इसके पास 2 प्रोटॉन है। तो यहां पर एक्चुअल में मेरे को e की जगह रखना पड़ेगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये 2 क्यों आया? समझ में आया सभी को? ये 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? क्योंकि सर मेरे पास यहां पर एक हीलियम नहीं, ये हीलियम के अंदर एक आवेश नहीं है, इसके अंदर हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। ठीक है, तो अब यहां से मुझे हीलियम कण की संख्या मिल जाएगी। या आप चाहते तो आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप आंसर निकाल लेते, फिर जो आंसर आता उसको आधा कर लेते।
क्यों? क्योंकि वहां से आपको क्या निकलते हैं, वहां से आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलती, या आपके पास कितने आवेश होते उसकी संख्या निकलती, लेकिन इस एक अल्फा के अंदर 2 छुपे हुए, तो उससे फिर 2 से डिवाइड करना पड़ जाता। ये आप सीधे सीधे कर सकते हैं यहां से। तो अब एन की वैल्यू कितनी आएगी, इसको डिवाइड कर लो, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 बटे में 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये होगी एन की वैल्यू। 2 से 2 कट गई। देखो अब अगर आपको जल्दी सॉल्व करना सीखना है चीजों को, कि सर मेरे को ऐसा कुछ शक्ति दो कि मेरे अंदर चमत्कारी रूप से ज्यादा जल्दी सॉल्यूशन करने की ताकतें आ जाए, तो देखो अब आप क्या करो, आप इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आप इस बात को रट कर रख लो कि 1 बाय, अभी हमने लिखा 1 बटा 1 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -9 की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होती है। मतलब आपको जब भी 1 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 दिखे, तो आप उसको ये वाली वैल्यू लिख दो। क्लियर है मामला? तो आप इसको वही करो, यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसको लिख दो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इंटू ये वाली संख्या बची है 10 की पावर -6, तो ज्यादा जल्दी आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर, ये कितना बचा, 12 हीलियम कण है ये क्या है, ये हीलियम के नाभिक या अल्फा कण की संख्या आ गई, अल्फा कण आ गए। इतने अल्फा कण चाहिए इतना आवेश हो तो। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रति सेकंड 10 की घात 12 अल्फा कण गिराए जा रहे हैं, तो कितना समय लगेगा। तो क्या हुआ यहां पर, यहां पर हमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया और हमसे क्या पूछा गया, हमने क्या निकाल लिया, तीनों बातें समझते हैं। हमें प्रति सेकंड यहां पर बोला गया है कि एक सेकंड में 10 की घात 12 अल्फा कण गिर रहे हैं। कितने अल्फा कण गिर रहे? 10 की घात 12 अल्फा कण गिर रहे हैं। हमें कितने अल्फा कण चाहिए, हमें 6.25 गुणा 10 की घात 12 अल्फा कण चाहिए। ठीक है, और एक सेकंड में 10 की घात 12 आ रहे, तो कितना समय होगा, समय कैसे निकालेंगे सर? तो समय निकाल सकते हैं, समय निकलेगा, कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा कि कितना आवेश चाहिए या कितने कण चाहिए बटे में प्रति सेकंड कितने आ रहे हैं, है ना। जैसे अगर मान के चलो, इसको ऐसा समझ लो कि आपको ये समझना कि सर ये फार्मूला कैसे बना, ये फार्मूला नहीं होता, कॉमन सेंस की बात होती है कि ऐसा समझो कि मैं तुम्हें हर सेकंड में 10 रुपए दूंगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, हर सेकंड में 10 पैसा दूंगा, या 1 मिनट में, चलो थोड़ा भारी वैल्यू मान लेते, 1 मिनट में मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, चलो ज्यादा वैल्यू, हर मिनट 50 रुपए मिलेंगे, हर मिनट आपको 50 रुपए मिलेंगे। कितनी देर बाद आपके पास 200 रुपए होंगे, कितनी देर बाद आपके पास 200 रुपए होंगे? तो कैसे निकालोगे सर, हमें कितने चाहिए, 200, हर सेकंड मिल रहे 50, 200 बटा 50। तो वही वाली बात है कि यहां पर हमारे पास हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 6.25 इंटू 10 की पावर 12, और हर सेकंड कितने मिल रहे हैं, 10 की घात 12 मिल रहे हैं, तो कट गया 6.25 सेकंड, आंसर आ गया। ठीक है, फिर से फटाफट जल्दी देख लो क्या बोल रहे। उसने बोला कि हर सेकंड 10 के बाद 12 अल्फा कण मिल रहे या गिर रहे हैं, इसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम आवेश करना है। तो 2 माइक्रोकूलम में कितने अल्फा कण है ये पता करा, तो क्यू बराबर एन ही होता है। लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक अल्फा कण के पास 2 आवेश के, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है। तो इसलिए यहाँ पे ई की वैल्यू 1.6 देंगे, इसको दुगना कर दिया, क्योंकि मुझे अगर मैं 1 ये नहीं करूंगा इंटू दुगना, तो मुझे पता चलेगा कितने पॉजिट्रॉन या कितने इलेक्ट्रॉन या कितने ई है उसके पास, लेकिन हर एक के अंदर 2 आवेश है, तो कितने अल्फा कण होंगे। तो इसके लिए हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, क्यों 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर से सुन लो, ई की वैल्यू होती तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1 प्रोटॉन का आवेश है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, तो इसलिए इंटू 2 कर लिया, तो यहां से एन की वैल्यू आई, एन की वैल्यू 6.25 इंटू के बाद -12 आ गई। ओके, फिर हमें पता चला कि हर सेकंड इतने अल्फा कण आ रहे, इतने चाहिए मुझे, तो कितने चाहिए बटे में कितने आ रहे, उससे मुझे समय निकल गया। क्लियर है मामला? अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछे कि सर ये स्कीम कब से लागू होगी, हर मिनट 50 रुपए मिलने वाली है स्कीम। ये जल्द ही लागू होगी जिस दिन तुम डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, डॉक्टर बन जाओ, 10 मिनट किसी भी पेशेंट को देखना, चल रहा 500 रुपए की पत्ती निकाल, तुरंत ये स्कीम लागू हो जाएगी, है ना। 10 मिनट उसको बिठाना, थोड़ा सा
हाथ वाथ देखना, बुखार तो है तुझे, ले गोली लिखी, 500 रुपए की पत्ती दे जाओ, घर निकल जाओ, है ना। तो 500 रुपए मिलेंगे तुम्हें 10 मिनट में, तो हर मिनट के कितने हो गए, 50 रुपए। देखो आवेशन करने की विधियां, मतलब अब क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास मान के चलो कि एक वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, तो अगर इस वस्तु को हम आवेशित कर रहे हैं तो वस्तु को आवेशित करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोग्राम हो सकते हैं, मतलब किस किस प्रकार से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, इसकी क्या क्या विधियां होती है। तो 3 प्रकार की प्रचलित विधियां हैं जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहला है ना घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरा प्रेरण के द्वारा, और तीसरा चालन के द्वारा। चालन के द्वारा, ठीक है। एक एक करके तीनों विधियां पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते, हाँ इसे अंग्रेजी में भी लिख देते। एक बच्चा बोला सर अंग्रेजी, देखो फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड इंडक्शन, और तीसरा होता है कंडक्शन। देखो भाई, तो तीनों में क्या मतलब है। फ्रिक्शन, सबसे पहली बात, सबसे आसान सी विधि फ्रिक्शन, जो आप करते आ रहे हो, है ना। अरे फ्रिक्शन किया ना बहुत बार, जैसे इसके पहले भी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताए थे कि एक स्केल को आपने अपने बालों से घिसा और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े आपकी तरफ या स्केल की तरफ आ गए, फ्रिक्शन के द्वारा उसमें आवेशन हुआ है। या इसके अलावा जो आपको एक और एग्जांपल बताया था मैंने कि एक गुब्बारे को अगर अपने सूखे बालों से घिसोगे आप और उसके अपने दीवार पर अगर उसे चिपकाओगे या दीवार के पास ले जाओगे तो चिपक जाएगा, तो क्या होगा यहां पर। तो यहां पर यह सब कुछ फ्रिक्शन के द्वारा हो रहा है। मतलब फ्रिक्शन में क्या होता है, जब भी दो वस्तुएं आपस में हम घिसते हैं, है ना, जब भी घर्षण होता है, जब भी घिसाई होती है, तो घिसते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि एक वस्तु पे से आवेश निकल के, एक वस्तु पे से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो वही एक्चुअल में हो रहा है घर्षण के द्वारा आवेशन, है ना। या आपने इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जब भी कॉटन वगैरह के या इसके अलावा स्वेटर में यूजुअली होता है, ठंड के दिनों में बहुत होता है ये कि ठंड के दिनों में आयंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं हमारे वायुमंडल में। तो आपने ये देखा होगा कि स्वेटर वगैरह पे, है ना, स्वेटर वगैरह जैसे अगर आपने पहन रखा है, दिन भर स्वेटर पहन रखा है और शाम को जब स्वेटर उतारते हो या स्वेटर को अगर कोई और आगे टच कर जाता हो तो करंट मारता है, करंट लगता है। या जैसे स्वेटर उतारने लगते तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर से ऐसा करंट सा उतर रहा है, करंट सा उतर रहा है। ऐसा तड़ की कभी कभार आवाज भी आ जाती है ना, चट चट की आवाज भी आ जाती है, करंट लगता है ना। जैसे स्वेटर उतारते तो ऐसा, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने जो शर्ट पहना हुआ था वो एकदम चिपक जाता है हमारे शरीर से, बोले मैं नहीं उतरूंगा आज, तू भले ही स्वेटर उतार दे, बहुत ठंड है ना। तो वह सब क्यों हो रहा है, ये सब जो है वह आवेश के कारण ही हो रहा है। और ये आवेशन कैसे होता है, घर्षण के द्वारा। मतलब आप जब स्वेटर पहन के चल रहे थे, आप पूरे घर में मार्केट में जहां भी घूम रहे थे, तो स्वेटर पहन के चल रहे थे तो क्या हो रहा था, वायु हवा आपसे टकरा कर गुजर रही थी। तो उस वक्त क्या हो रहा था कि वायु जब आपसे टकरा कर गुजर रही थी तो आपके स्वेटर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर उधर जा रहे थे या उधर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए थे, तो वह आवेशित हो गई है ना। या कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग इलेक्ट्रिक मैन कहलाते हैं, है ना। और ये ठंड के दिनों में बहुत होगा, ठंड के दिनों में बहुत होगा, ध्यान देना ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि सर ये पता नहीं कैसा आदमी, इसको जब भी हाथ लगाओ मुझे करंट लग जाता है। हाँ भाई, कोई भैया दीदी या किसी ऐसे इंसान से मिले हो आप में से कोई कि सर जैसे ही मैं इसको हाथ लगाता हूं तो मुझे करंट मार जाता है, ये हमेशा करंट मार जाता है। हाँ, स्किन पे भी बिजली सी लगती है, या ऐसा हाथ लगाओ, हाथ लगाने से करंट मार जाता है। तो ये हाथ मारने से जो, हाँ स्कूल की ड्रेस में विंटर में बिल्कुल होता है ना। तो ये हाथ मारने से जो करंट लग रहा है वो भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम वायु में थे तो कुछ आयंस या कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर के उधर चले गए। तो यह सब कुछ क्या हो रहा है, यह घर्षण के कारण आवेशन हो रहा है। प्रेरण के कारण और
चालन के कारण क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। उससे पहले घर्षण में मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, है ना। ये होता क्यों, सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं, ये होता क्यों ये भी समझ लेते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास, एक ऋणावेश और धनावेश का एग्जांपल, मतलब जैसे अगर हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, अगर हमारे पास एक कांच की छड़ है, कांच की छड़ है और रेशम के कपड़े से अगर आप उसे घिस रहे हो तो ये कैसे हो जाता है। तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास होंगे। तो अब होता क्या है कि यहां पर कांच की छड़ और रेशम के कपड़े पे दोनों पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम इसे घिसते हैं आपस में, इसमें आपस में घर्षण होता है, तो घर्षण में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे अभी अगर हम हाथ से हाथ भी घिसेंगे तो क्या होगा सर, एकदम तेज, तो हाँ सर थोड़ा सा गरम गरम लगने लगा, हाँ हाथ गरम हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो यही ऊष्मा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरी वस्तु पे कूद जाते हैं। तो कब इलेक्ट्रॉन कहां से कूदेगा, जैसे अगर मान के चलो हमारे पास दो वस्तुएं, इनको आपस में हमने घिसा, तो अगर आपस में घिसेंगे तो घिसने के बाद में अगर हम इनको अलग अलग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकलकर इस पर चलेगा तो ये वाली पॉजिटिव आवेशित हो जाएगी और ये वाली निगेटिव आवेशित हो जाएगी। जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगी, जिससे जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब सवाल यह आता है कि किन दो वस्तुओं को आपस में घिसेंगे तो किस पे कौन सा आवेश आ जाता है। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स है। वैसे एक है ना टेबल होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें बीच में हाइड्रोजन होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, है ना, ये सब रिएक्टिव होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि सर अगर हमारे पास कहीं पर भी रिएक्शन हो रही तो कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। तो वैसे ही यहां पर भी एक सीरीज होती है, वो सीरीज में हमें जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल जरूर पता होना चाहिए हमारे पास कि जैसे कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से घिसते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से घिसेंगे तो क्या होगा, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे, ये पॉजिटिव आवेशित हो जाएगी, ये नेगेटिव आवेशित हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊनी वस्त्र को अगर आप रबर, अंबर या प्लास्टिक से घिसोगे, प्लास्टिक की छड़ से घिसोगे, ये आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। आपके पास जो भी स्वेटर वगैरह भी ठंड के दिन आने ही वाले हैं, तो जो भी स्वेटर वगैरह होगा और घर में प्लास्टिक तो मिलना बहुत आसान है ना, प्लास्टिक की छड़ हो तो ठीक है, वरना प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह होती है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, तो उससे किसी से भी घिस लेना। तो अब जैसे ही आप घिसोगे तो घिसने के बाद में क्या होगा, आपका जो वस्त्र होगा, है ना, वह धनावेशित हो जाएगा, मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रबर की छड़ में या प्लास्टिक में चले जाएंगे। इसी प्रकार से सूखे बाल और कंघे को हम जब घिसते, कंघा भी क्या एक तरह का प्लास्टिक ही है ना, कंघे भी किसके होते, प्लास्टिक के होते। तो कंघा, सूखे बाल और कंघे को जब घिसते तो हमारा कंघा जो है वह क्या प्लास्टिक ऋणावेशित हो जाता है और हमारे सूखे बाल धनावेशित हो जाते हैं, जिसकी वजह से, है ना, ये हमारा कंघा या स्केल का जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, तो वो क्या हो जाता है, वह नेगेटिव आवेशित हो जाता है। और वह देखो, अब स्केल जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, उनको कैसे आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ, क्योंकि स्केल तो सर पूरा आवेशित है लेकिन पेपर के टुकड़े अनावेशित है। और कल की क्लास में मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को आकर्षित कर सकती है, बोल हाँ या ना। इस वजह से वो पेपर के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर बिल्ली है और बिल्ली की खाल एबिनॉइट रॉड से रगड़ दी जाए, एबिनॉइट रॉड से रगड़ दी जाए, तो बिल्ली की खाल जो है वो धनावेशित हो जाएगी और एबिनॉइट रॉड जो है वह ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है ना, ये बिल्ली की खाल का। और अच्छा, एबिनॉइट की छड़ क्या होती है बेटा, रबर, अंबर, प्लास्टिक, ये सब मटेरियल ही होते हैं, है ना। लेकिन एबिनॉइट रॉड जो है, एबिनॉइट छड़, ये यूजुअली आप यूज भी करते हो, इसलिए मैं बता देता हूं, है ना। ये एबिनॉइट रॉड जो है, आपने अगर देखा हो, पानी गर्म करने की जो रॉड होती है, जिससे सर्दी के दिनों में पानी गर्म करने की रॉड होती है ना, जिससे आप यूजुअली बाल्टी में उसको डुबा देते और पानी गर्म किया जाता है, ये सब ये अलॉय है एक तरीके का, इस प्रकार की होती है। तो वो जो रॉड होती है उसे हम एबिनॉइट रॉड बोलते हैं, है ना। इसका एक मजेदार सा, एक बार मैंने वीडियो भी देखा था, एक कोई होगा खुरापाती आदमी, जैसे हमारे यहाँ बिल्ली इतनी आसानी से पालते नहीं है यूजुअली, लेकिन जैसे फॉरेन वगैरह में बिल्ली लोग बहुत पालते हैं। तो एक वीडियो में एक भैया ने क्या किया, उनके पास बिल्ली थी और उनके पास अच्छी खासी बिल्ली थी, मतलब बिल्ली जो थी वो थोड़ी मोटी
तंदुरुस्त बिल्ली थी। तो वो बिल्ली उनकी सोफे पे बैठी हुई थी, वो एक एबेनॉइड की रॉड लेकर आए और बड़े प्यार से पूरे बिल्ली के शरीर पे एबेनॉइड की रॉड घिस दी, है ना, और बिल्ली को घर में खुला छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ कि पूरी रॉड जो थी वो बिल्ली के शरीर पर घिस दी। अब रॉड जो थी वो नेगेटिव आवेशित हो गई और बिल्ली जो है वो पूरी पॉजिटिव आवेशित हो चुकी है। अब अगर बिल्ली पॉजिटिव आवेशित हो चुकी है, अब वो पूरे घर में घूम रही है। अब बिल्ली तो आवेशित है लेकिन घर की चीजें तो अनावेशित है। लेकिन हमें पता है कि सर अनावेशित चीजें भी आवेशित चीजों की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो बिल्ली पूरे घर में घूम रही है और एक जगह से बिल्ली निकली जहां पर बहुत सारे पेपर के टुकड़े थे, डस्टबिन के अंदर बहुत सारे पेपर के टुकड़े गिराए हुए थे। तो वो बिल्ली गई और उसके अंदर घुस गई और बिल्ली जैसे ही वहां से बाहर निकली तो पूरी बिल्ली के शरीर पर पेपर के टुकड़े चिपके हुए थे। तो बिल्ली को पकड़, मतलब बिल्ली कुछ खुराफाती ना करे तो पकड़ने का एक जबरदस्त तरीका था। ठीक है, तो काफी पहले ये वीडियो देखा था, मतलब वो वीडियो थोड़ा ढूंढना मुश्किल है, फिर भी एक बार मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगा। चलो देखो, व्हाइट बिल्ली है मेरे पास, बहुत ही बढ़िया। अब ये रियली हुआ नहीं हुआ भैया, मैंने तो वीडियो देखा ना यार, तो वीडियो तो दिख तो असल ही रहा था। एक बच्चा बोले सर रियली में ऐसा हुआ था। तो अब भाई देखो, फिजिक्स तो ये कहता और वो आदमी ने करके भी देखा। तो अब वीडियो में भी मैंने देखा। अब वो उसने एनिमेशन से इतना खतरनाक बना दिया तो काम नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो में तो दिख रहा था ऐसा कुछ। अंबर क्या होता है यार भाई, मैं तुम्हें एक बार अंबर दिखाई देता हूं कैसे दिखता है। ये देखो, उस दिन के मार्बल बॉल्स खुली हुई अभी तक हमारी। लो भैया, ये गूगल को भी नहीं पता। ये पता नहीं किसी को ही दिखा रहा है गूगल भी। चलो, मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। हाँ, ये रहा, देखो इस प्रकार का कुछ मटेरियल होता है, इस प्रकार का धातु होता है ना। आप एक तरीके से मान सकते हो, फिटकरी होती है ना, फिटकरी देखिए, फिटकरी उस प्रकार का होता है ये। अब फिटकरी को तुम्हारे उधर क्या बोलते हैं आई डोंट नो, है ना, जो पानी वगैरह साफ करने का मतलब उस प्रकार का ऐसा स्टोन जैसा होता है। ऐसा अगर आप में से किसी को पता हो तो, जैसे जिन लोगों को गुस्सा वगैरह बहुत आता तो उनको कुछ बाबा वगैरह गुरुजी वगैरह बोल देते कि हाथ में अंगूठी पहनो, तो अंगूठी में हरे कलर का पत्थर, है ना, या ऐसे सेफ्रॉन कलर का पत्थर वगैरह पहनाते, तो वो एक अंबर भी रहता है, अंबर भी पहनाया जाता है कुछ लोगों को हाथ में। चलो भाई आगे बढ़ते हम। ये घर्षण के द्वारा था पूरा का पूरा सिस्टम, कि घर्षण के द्वारा कैसे कैसे कार्यक्रम हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब ये पहले घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे हो सकता है, घर्षण के द्वारा आवेशन। अब हम देखेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन मतलब प्रेरण के द्वारा हम कैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु को आवेशित कर सकती है। तो जैसे मान के चलो, है ना, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाल कलर का नहीं होता है बेटा, अभी मैंने तुझे बताया ना कौन से कलर का होता है ना, ऑरेंज कलर सा होता है।
गुस्सा कम आएगा रियल में? नहीं नहीं बेटा, ये कुछ नहीं होता इससे, पत्थर वत्थर पहनने से, है ना। तुम पता चला तुम में से 2-4 पहुंच गए दुकान पे, हमको सर ने बोला आज ये पहन लो गुस्सा कम आएगा। मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता। देखो, हाँ संतरे, अबे ऑरेंज को संतरा ही बोलते हैं हिंदी में यार। तुम लोगों के कमेंट्स में को लगता है कभी कभी मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। कुछ मैं बोल रहा हूं ऑरेंज कलर का होता है, अब 4 बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर संतरा कलर का होता है। देख भाई, प्रेरण के द्वारा क्या हो सकता है? हाँ, ये वाले रंग का होता है। देखिए रंग जो यहां पे मैंने इस्तेमाल किया ना, ये वाले रंग का होता है। मान के चलो यार, अब मैं तो कहानी सुनाने वाला था, अब मैं नहीं सुना रहा, चलो सुना देते एक चुटकू सी कहानी। मान के चलो यहां पर चिंटू है जो आवेशित हो चुका है। चिंटू आवेशित हो चुका है, ठीक है। और यहां पर मुन्नी है जो अनावेशित है, जो अनावेशित है, ठीक है। तो अब यह प्रेरण के द्वारा कैसे आवेशित की जाती है वस्तु, प्रेरण के द्वारा कैसे आवेशित की जाती है वस्तु, ठीक है। तो यहां पर मान के चलो जो चिंटू था वह मुन्नी के करीब गया, मुन्नी के पास गया। तो अब प्रेरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच नहीं करती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच नहीं करती, करीब जाकर बैठ गया। अब यहां पर जैसे ही ये चिंटू मुन्नी के करीब जाकर बैठेगा तो चिंटू तो है आवेशित, ठीक है। तो अब इसके कारण मुन्नी तो उदासीन थी, तो ये चिंटू जो कि पॉजिटिव आवेशित था, तो मुन्नी के एक तरफ एक बार दिल बोलेगा और एक तरफ से आकर्षण होगा, तो ये वाला पूरा साइड नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला साइड पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आवेशित है, तो इसका एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब तक चिंटू यहां पर बैठा रहेगा, जब तक चिंटू यहां पर बैठा रहेगा, एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, एक तरफ नेगेटिव रहेगा, एक तरफ पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। जैसे ही चिंटू दूर जाएगा तो फिर से आवेश रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जैसा तो नॉर्मल उदासीन हो जाएगी मुन्नी। लेकिन अब अगर आपको परमानेंट आवेश लेकर आना है मुन्नी पर, तो चिंटू ने बोला सर ऐसा कुछ रास्ता बताओ जिससे परमानेंट काम हो जाए। तो हमने बताया देखो, अगर कुछ ऐसा हो कि जब तुम ये पॉजिटिव वस्तु एक उदासीन वस्तु के पास है, तो एक तरफ नेगेटिव आवेश आ चुका है, एक तरफ पॉजिटिव आवेश आ चुका है, और कुछ ऐसा हो जाए कि ये पॉजिटिव आवेश इससे निकल जाए, तो उसके बाद में तुम चले भी जाओगे तो केवल नेगेटिव आवेश बचेगा और वस्तु आवेशित हो जाएगी। तो ये करने के लिए क्या किया जाता है, यहां से भू संपर्कित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? भू संपर्कित। भू संपर्कित को हम बढ़िया तरीके से और आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो जैसे ही इधर से भू संपर्कित किया जाएगा, भू संपर्क बनाया जाएगा, तो ये वाला एक तरफ वाला देख, पॉजिटिव आवेश को, इधर वाले नेगेटिव आवेश को, तो ये पॉजिटिव आवेश ने पकड़ के रखा हुआ है अपनी तरफ, आकर्षित करके रखा हुआ है। लेकिन ये पॉजिटिव आवेश को किसी ने नहीं पकड़ के रखा, ये जमीन के अंदर उतर जाएगा। और जैसे ही ये जमीन के अंदर उतरा, उसके बाद में भले ही चिंटू दूर भी चले जाए, लेकिन है ना, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में चिंटू भले ही दूर चले जाए, लेकिन मुन्नी के पास में से एक तरफ का पूरा आवेश जो है वह हमने पृथ्वी में बहा दिया। तो अब भू संपर्क हटा भी दिया जाएगा और चिंटू अगर दूर भी चले जाएगा तो ये नेगेटिव आवेश जो है वह अपने आप को पूरी वस्तु पर ले आएगा और यह पूरी अब नेगेटिव आवेशित हो जाएगी। ठीक है, तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो यह इस तरीके से हम एक उदासीन वस्तु को भी आवेशित कर सकते हैं, है ना, उदासीन वस्तु को भी आवेशित कर सकते हैं। और ये क्या है? प्रेरण के द्वारा है। तो क्या होता है, यहां पर एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के पास लेकर आया जाता है, आवेशित वस्तु को एक अनावेशित या उदासीन वस्तु के पास लेकर आते हैं। तो पास लेकर आते तो एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया। इधर पॉजिटिव तो इसके तरफ नेगेटिव आवेश खींचा चला आया। फिर उसके बाद में यहां पे जो पॉजिटिव आवेश था उसे भू संपर्कित कर दिया, अनावेशित वस्तु पर एक तरफ से भू संपर्कित कर दिया। तो ये वाला आवेश जो है पूरा बहकर पृथ्वी में चले जाएगा।
और उसके बाद में अभी भी देख, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, जब तक भू संपर्कित रहेगा, जब तक पूरा आवेश बह कर नहीं जाता, तब तक यह वाली वस्तु यहां से हटनी नहीं चाहिए, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर यह पॉजिटिव आवेश यहां से चले गया तो यह इसका नेगेटिव भी पृथ्वी से या पृथ्वी में नीचे बह जाएगा और फिर आवेशन नहीं हो पाएगा। तो इसी में इस तरफ अभी भी पॉजिटिव आवेश ये पॉजिटिव आवेश तो जो था चिंटू वो अभी भी है, और यहां पर अब नेगेटिव बचा और इसका पॉजिटिव तो पृथ्वी में बह गया। अब यह जो आवेशित वस्तु थी इसको मैं हटा भी दूंगा तो मेरी अनावेशित वस्तु पे पूरा ये नेगेटिव आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश उसका पृथ्वी में बह गया। ये जो तरीका था, ये तरीका जो है वह प्रेरण द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरण द्वारा। अब इसी का जो दूसरा तरीका है चालन द्वारा, चालन में एकदम आसान सी बात है, प्रेरण को मैं और डिटेल में एक दो और बातें बताऊंगा, लेकिन जस्ट चालन क्या होता है उसको एक बार बस समझा देता हूं, क्योंकि दोनों कनेक्शन में ही है। बस प्रेरण में क्या होता, प्रेरण में पास गए थे, टच नहीं किया था। प्रेरण में पास गए थे, टच नहीं किया सर हमने। बस वही जादू था जिसकी वजह से वो भी आवेशित हो गई। लेकिन चालन में टच करना होगा, लेकिन चालन में टच करना होगा। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान के चलो यहां पर पॉजिटिव आवेशित चिंटू, उदासीन मुन्नी के करीब गया और यह गया, यह पॉजिटिव है ना। अब ये जाएगा 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 और अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, इसे टच करना होगा। जैसे ही टच करेगा तो इसका कुछ आवेश बहकर इधर को चला जाएगा, कुछ आवेश बहकर इधर को चला जाएगा और फिर उसके बाद में दोनों दूर दूर भी हो जाएंगे, तो यह भी आवेशित और यह भी आवेशित। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है ना। यहां पर क्या था, यहां पर दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं आती है, चालन में दोनों वस्तुएं संपर्क में आती ही आती है। क्लियर है मामला? अच्छा, अब प्रेरण में और भी कुछ छोटी छोटी सी बातें जो मैंने आपको समझाया, उसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण से बातें प्रेरण की, कि प्रेरित करने वाली वस्तु ना तो आवेश प्राप्त करती है ना तो खोती है ना। मतलब कि जो प्रेरित कर रही है वस्तु उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जो प्रेरित कर रही है वस्तु उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने वो तो गया प्रेरित करके आ गया बस, है ना। तो वह मुन्नी के करीब गया, टच, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बस बातें कर रहे थे। अब बातों ही बातों में हमारी बात बन गई तो ये तो फिर हमारी कला है। तो कुछ नहीं किया, बस प्रेरित वस्तु जो है वह दूसरी वस्तु को टच नहीं करती है और प्रेरित करने वाली वस्तु का कोई भी आवेश में कमी नहीं आती, ना तो उसका आवेश कम होता है ना तो आवेश बढ़ता है। प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले आवेश से विपरीत होती है। मतलब कि जो वस्तु प्रेरित हो जाएगी उसका आवेश हमेशा जो प्रेरण कर रही है उसके विपरीत होगा। इसी प्रकार से प्रेरित आवेश प्रेरित करने वाले आवेश से कम या बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लास्ट बात, प्रेरण केवल वस्तुओं में संभव है, कणों में संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वस्तुओं में संभव है, कणों में संभव नहीं है। कण मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या इन कणों में प्रेरण संभव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास कुछ आवेश था, इस तरफ एक प्रोटॉन आया तो ये इलेक्ट्रॉन का कुछ आवेश इधर ज्यादा आ गया उधर कम चले गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में नहीं होगा, वस्तुओं में प्रेरण हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार से चालन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात क्या है? चालन में अगर मान के चलो एक वस्तु पॉजिटिव आवेशित थी और वह उदासीन, देखो प्रेरण में क्या है, प्रेरण में दूसरी वस्तु के पास गई और उसे आवेशित किया और विपरीत प्रकृति का आवेशन किया। लेकिन चालन में क्या होता है? चालन में अगर मान के चलो हमारे पास ये उदासीन वस्तु थी और इसमें अगर हमने यहां पर देखो, या तो दोनों को टच करो या दोनों के बीच में वायर जोड़ दो, बात बराबरी। तार भी जोड़ सकते हैं, क्या वायर है, चालक है ये।
चालक ही है। तो एक चालक जोड़ दिया या तार जोड़ दिया। तो चालक जोड़ने या तार जोड़ने पर क्या होता है, यहां का कुछ आवेश बहकर इसके पास चले गया, है ना, इसी का कुछ आवेश बहकर उधर गया। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि इसका कुछ आवेश बहकर उसके पास गया, मतलब क्या हुआ कि इसका आवेश कम हो जाएगा और कुछ आवेश इसको मिल जाएगा। जैसे अगर मान के चल मेरे पास यहां पर 10 कूलम आवेश था, 10 कूलम आवेश था, तो मैंने चालन करवाया, तो अब दोनों के पास कितना कितना आवेश बचेगा, इसके पास 10 से कुछ कम बचेगा और इसके पास कुछ 0 से कुछ ज्यादा आ जाएगा। आधा आधा नहीं होगा, वो निर्भर करेगा दोनों की त्रिज्या पर। लेकिन प्रेरण में क्या था, प्रेरण में अगर 10 कूलम आवेश गया तो दूसरे वाले पर भी नेगेटिव में 10 कूलम आएगा। क्या दोनों में तुम कनेक्शन बिठा पा रहे हो, है ना। और चालन में दोनों को मिलाकर आवेश जितना पहले था उतना बना रहना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में जब हम कनेक्शन हटा देंगे सर, तो कनेक्शन हटाने के बाद में क्या होगा, कनेक्शन हटाने के बाद में दोनों के पास कुछ ना कुछ आवेश रह जाएगा। तो ये कनेक्शन मान के चलो हमने कनेक्शन हटा दिया, तो दोनों के पास कुछ ना कुछ आवेश रह जाएगा। तो अगर मान के चलो इसके पास, मैंने बोला कि इसके पास पहले आवेश Q1 था, इसके पास आवेश Q2 था, और अब आवेश कैपिटल Q1 और अब आवेश कैपिटल Q2 हो गया। आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो, ये स्टेटमेंट लिख लो। हो सकता है इसके पास आवेश हो सकता है इसके पास आवेश ना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन इतनी बात पक्की है कि सर इसके पास कुछ आवेश था, इसके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब कंडक्शन हुआ या चालन हुआ, उसके बाद में दोनों के पास कुछ नया नया आवेश आ जाएगा। और एक बात 100% है चालन में कि Q इनिशियल बराबर होना चाहिए Q फाइनल के, मतलब चालन से पहले और चालन के बाद में टोटल आवेश हमेशा बराबर होगा। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। दो वस्तुएं प्रारंभिक आवेश Q1 और Q2, यदि दो वस्तुएं प्रारंभिक आवेश Q1 और Q2 और Q2 को एक तार के माध्यम से संपर्क में लाया जाता है या एक चालक के माध्यम से संपर्क में लाया जाता है, चालक के माध्यम से संपर्क में लाया जाता है, चालन के चालक के द्वारा संपर्क में लाया जाता है। संपर्क हटाने के बाद यदि पहले वाले पे आवेश कैपिटल Q1 और दूसरे वाले पे कैपिटल Q2 होता है, तब Q1 प्लस Q2 बराबर होना चाहिए कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 पर। यह सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है। ये क्या है, आवेश संरक्षण। किसके द्वारा है, आवेश संरक्षण द्वारा, आवेश संरक्षण, कि यहां और यहां का जो आवेश है वो इन दोनों के आवेश के बराबर होना चाहिए। आवेश भले ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आवेश भले ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब कि अपने आप को आवेश जो है, पहले अगर मान के चलो इस पास 10 कूलम था, इसके पास 5 कूलम था, फिर अपने आप को आवेश ने ऐसा कुछ जमाया कि भैया जिसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आवेश जो है वह कुछ ऐसा बन जाता है कि भैया जो बड़ी वस्तु उस पर ज्यादा आवेश, छोटी वस्तु पे कम आवेश आ जाता है। और उसके बाद में अगर गोलीय वस्तु हो तो उसके बाद में नया आवेश जो पुराना आवेश का कुल योग हमेशा बराबर होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। या एक्चुअल में आपको इसका और डिटेल में जब विद्युत विभव में पढ़ाऊंगा तब बातें और बताऊंगा, है ना। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इन दोनों वस्तुओं को आपस में टच करते हैं, तार के द्वारा इनमें संपर्क लाया जाता है, तो इनका विभव समान हो जाता है। क्या समान हो जाता है, विभव समान हो जाता है। जिनको नहीं पता विभव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब टच करते तब विभव समान हो जाता है। ठीक है, तो अगर विभव समान हो जाएगा तो अब हमसे ये पूछ सकता है कि भैया ये बताइए कि यदि पहले वाले की त्रिज्या R1 थी, बाद वाले की त्रिज्या R2 है, तो किस पर कितना आवेश रहेगा,
तो एक और इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन, ये सब विभव समान कर हम लेकर आते हैं क्या, कि चालन के बाद, इसमें आप ऐसी छोटी सी स्टेटमेंट लिख सकते हो, चालन के बाद प्राप्त आवेश, चालन के बाद प्राप्त आवेश। तो चालन के बाद कितना आवेश प्राप्त करती है कोई भी वस्तु, तो याद रखना आवेश जो होता है वह समानुपाती होता है त्रिज्या के। आवेश समानुपाती होता है त्रिज्या के। क्यों समानुपाती होगा त्रिज्या के? जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी त्रिज्या होगी उसके पास उतना ज्यादा आवेश जाएगा। क्लियर है मामला, है ना। यह नीट में पूछा गया सवाल है, नीट 2021 का डायरेक्ट सवाल करवा रहा हूं मैं अब तुम्हें। वैसे सब विभव से करते हैं लेकिन हम यहां पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जिसके पास ज्यादा आवेश, जिसके पास ज्यादा बड़ी त्रिज्या होगी उसके पास ज्यादा आवेश चले जाएगा। मतलब मान के चलो कि एक छोटी वस्तु थी, एक बड़ी वस्तु थी, इन दोनों को हमने टच कर दिया। बड़ी वाली के पास कोई आवेश नहीं है, छोटी वाले के पास कुछ आवेश था, टच करके हटाओगे तो बड़ी वाली के पास ज्यादा चले जाएगा, छोटी वाले के पास कम बच जाएगा। क्लियर है कहानी। इसी प्रकार से एक और पद होता है जिसे हम बोलते हैं आवेश घनत्व। आवेश घनत्व सिग्मा से चिन्हित करते हैं, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व, तो आवेश घनत्व व्यक्त क्रमानुपाती होता है त्रिज्या के। आवेश घनत्व व्यक्त क्रमानुपाती होता है त्रिज्या के। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? आवेश घनत्व, आवेश घनत्व होता है आवेश बटे में क्षेत्रफल। आवेश बटे में क्षेत्रफल। आवेश बटे में क्षेत्रफल मतलब Q बाय, देखो आवेश घनत्व क्या है, ये कैसे आया, इसको आप चाहो तो ऐसा चुटकू में याद रख सकते हो कि सर सिग्मा जो है वो है Q बाय 4 पाई R स्क्वायर। अगर मेरे पास एक गोला है, अब Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R Q समानुपाती है R के, तो जगह Q की जगह लिख दिया मैंने R बटे में 4 पाई R का स्क्वायर। एक R से एक R कट गया तो नीचे एक R बचा, तो सिग्मा व्यक्त क्रमानुपाती आ गया R के। तो आप इसको ऐसा हमेशा के लिए याद रख सकते हो। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर त्रिज्या कम वहां पे आवेश घनत्व ज्यादा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ये नीट का सवाल है, ये नीट का PYQ है, नीट 2021 का सवाल है। ठीक है, अब आवेश तो समानुपाती है त्रिज्या के, लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास अगर गोलीय वस्तु होगी तो ठीक है, बात बन गई। लेकिन मेरे पास अगर मान के चलो कोई ऐसी आकार की वस्तु है जिसमें त्रिज्या अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास कुछ इस आकार की वस्तु है, इस आकार की वस्तु है। ठीक है, तो अगर इस आकार की वस्तु हो, इसको मैंने आवेश दिया, इसको कहीं से भी आवेश दिया, लो भाई आवेश कैच कर, तो अब कहां पर कितना आवेश रहेगा, कहां पर कितना आवेश रहेगा? तो जहां पर त्रिज्या कम वहां पर आवेश घनत्व ज्यादा रहेगा, मतलब वहां पर आवेश ज्यादा पहुंच जाएगा। तो देखो यहां पर त्रिज्या बहुत कम है, यहां पर त्रिज्या बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें बता था वक्रता व्यक्त क्रमानुपाती होती है त्रिज्या के, तो यहां पर से वक्रता ज्यादा है, ये तुरंत घूम गया, ये तो तुरंत ही घूम गया, ये लंबा घुमा है सर, ये तो बहुत ही लंबा घुमा है, तो यहां पर आवेश घनत्व तो बहुत कम होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं यहां बढ़ूंगा आवेश घनत्व तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर यहां पे आऊंगा कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, यहां आऊंगा फिर बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना वहां पर था। ठीक है, तो ये आवेश घनत्व के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आवेश घनत्व कहां ज्यादा होता है? आवेश घनत्व कहां ज्यादा होता है? जहां पर त्रिज्या कम होती है। यही कारण भी है। हाँ भाई ले, नीट 2022 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही पीछे ही पड़ गया। हाँ 22 का क्वेश्चन, वेरी गुड। अब यहां पर इसका एक यूज भी है, एक इंपॉर्टेंट सी बात भी है। आपने ये देखा भी होगा कि ये आपने बचपन में वैसे कक्षा 8वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है कि बिल्डिंग को बिजली से बचाने के लिए बरसात के दिनों में बिजली गिरती है, बिजली गिरी, हाय बिजली गिरी, तो जो बिजली गिरती है बरसात के दिनों में, तो उससे बचाने के लिए उस बिल्डिंग में से छड़ निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। पढ़ा है कभी? हाँ भाई, कभी पढ़ा है? तो अगर वो बात पता है आपको, तो वो छड़ इसलिए निकाली जाती है, हाँ, क्योंकि वो अगर कोई भी एक छड़ होगी तो छड़ का जो ऊपरी सिरा होगा वह
बहुत नुकुला सा होगा, और अगर वहां पर शार्प है, वो त्रिकोण सा है वो, तो वहां पर त्रिज्या जो होगी वो बहुत कम होगी, मतलब आवेश सबसे ज्यादा वहीं पर ही आएगा। तो अगर मान के चलो कहीं पर से बिजली गिर रही थी, अब बिजली गिरना मतलब क्या, आवेश आ रहा है, तो आवेश आ रहा है, बहुत स्पीड में आवेश आ रहा है, तो अब आवेश को नीचे गिरना है जमीन पे, तो वो एक ऐसा सिरा ढूंढेगा जहां पर सबसे ज्यादा आवेश पहुंच पाए, तो वो छड़ के ऊपरी सिरे पर जाकर गिर जाएगा, और वो छड़ तो चालक है, तो वो बिना घर को या आसपास किसी को नुकसान पहुंचावे सीधे जमीन के अंदर उतर जाएगा। 8वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है ये, ठीक है। तो यह इस तरीके से हम बात समझ सकते हैं इसके अंदर। आई बात समझ में, है ना। तो जहां पर त्रिज्या कम होगी, जहां पर त्रिज्या कम सी होगी, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जहां पर निकुला सा भाग होगा, तो वहां वाले भाग पर आवेश ज्यादा होगा। मोबाइल के टावर वगैरह में भी लगा हुआ होता है, बिल्कुल सी बात, ठीक है। टीएमटी सरिया, बहुत ही बढ़िया, 7th में पढ़ा था। चलो, तो ये सारी बातें आपको चालन के द्वारा पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे कूलम का नियम। ठीक है। अब जैसे हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण से हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अब यहां से आगे जो बातें हम करने वाले, कूलम का नियम की बातें करेंगे, विद्युत क्षेत्र की बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ की जो सारी बातें वो एग्जैक्टली ऐसी विद्युत विभव की बातें करेंगे, ऐसी कैसी गुरुत्वाकर्षण में लिंक्ड होती है। मतलब यहां वाला जो चैप्टर है वो एग्जैक्टली गुरुत्वाकर्षण से लिंक्ड होता है, बस फॉर्मूला चेंज होता है, बाकी सारा कंसेप्ट, सारी चीजें सेम होती है, ठीक है। तो कूलम का नियम क्या होता है? कूलम का नियम, अभी तक हम जो आकर्षण प्रतिकर्षण की बातें कर रहे थे दो आवेशों के मध्य, वो कितना होता है, कौन किस पर कितना बल लगाएगा, बल किस किस बात पर निर्भर करता है, वह सब कूलम का नियम बताता है। तो अगली क्लास में, मतलब कि कल की क्लास में हम कूलम के नियम की शुरुआत करेंगे। कूलम के नियम पर हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे, कूलम के नियम का फॉर्मूला देखेंगे, इसका सदिश रूप देखेंगे और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। और कुछ डाउट? हाँ, k/1 = 2/r², ये हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना ना। अच्छा, एक और बात, कुछ बच्चों के पुराने हैं ना, इससे एक दो बच्चों से आज बात हुई थी, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा पुराना बहुत सारा छुटा हुआ। तो देखो यार, ये जब स्टार्टिंग कर रहे हैं ना अभी क्लास 12th की, तो कल की क्लास, आज की क्लास, कल की भी क्लास, तो 2-3 क्लास तक कम आपको होमवर्क मिलेगा, या होमवर्क में भी कम सवाल होंगे, आसान सवाल होंगे, बहुत जल्दी बन जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये वाला जो समय है इसको बर्बाद ना करो, आपको पुराना कुछ भी छूटा हुआ हो तो उसे रिवाइज कर लो, उसे पढ़ लो अच्छे से। चलिए, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।